आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? सुन पा रहे हैं आप? स्क्रीन विजिबल? यस सर। वॉइस लाउड एंड क्लियर? यस सर। चलिए बढ़िया, आगे अब लॉम्बॉक इंस्टॉल हो गया, काम करने लगा लॉम्बॉक। गुड। चलो अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में मैंने टॉपिक शुरू कर दिया था, एक बार फिर आपको रिकॉल करा दूं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अपन पढ़ने जा रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में लगने वाली अगली एक्टिविटी, और वो है आप अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में एक्सेप्शन को कैसे करते करते हैं हैंडल। कितने तरीके हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के स्प्रिंग में? 3 तरीके हैं, राइट। पहला तरीका, आप कुछ ना करें, जो करना है स्प्रिंग को करने दें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हम आज एक्सपीरियंस करेंगे। नंबर 2, जब स्प्रिंग एक्सेप्शन हैंडल करेगा तो उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम नजर आएंगी। उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके पास 2 एनोटेशन है। एक का नाम है @exception handler और दूसरे एनोटेशन का नाम है @controller advice। ऑफ कोर्स इसमें जो सेकंड वाला है यानी कंट्रोलर एडवाइस वो ज्यादा पॉपुलर है, प्रोजेक्ट में भी हम इसको यूज करेंगे, बट एक्सेप्शन हैंडलर भी कंट्रोलर एडवाइस के साथ आप कहीं कहीं यूज होता हुआ देखेंगे। तो पढ़ना अपन को तीनों है और फिर प्रोजेक्ट में एज पर द रिक्वायरमेंट अपन इनको करने वाले हैं यूज। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा ही दिया था, एक बार फिर आज रिकॉल करवा देता हूं। कहानी की शुरुआत क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट आने के साथ होती है, राइट। तो ये आपका पोस्टमैन क्लाइंट ये रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। रिक्वेस्ट एज यूजुअल सबसे पहले कौन रिसीव करेगा? रिक्वेस्ट एज यूजुअल सबसे पहले रिसीव करने का काम कंट्रोलर करेगा। गॉट इट? कंट्रोलर इसको रिसीव करेगा, कंट्रोलर इसको फॉरवर्ड कर देगा सर्विस को। सर्विस में आप परफॉर्म करेंगे तमाम तरह के वैलिडेशन चेक्स, और अगर आपको ऐसा लगता है कि वैलिडेशन फेल हो रहा है तो आप अपने सर्विस से जनरेट कराएंगे एक्सेप्शन। अब अगर आपने एक्सेप्शन को हैंडल करने का कोड नहीं लिखा होगा तो हैंडलर चलेगा स्प्रिंग का, और स्प्रिंग का हैंडलर जैसा मैंने कहा था बहुत ही एलैबोरेटिव रिस्पॉन्स एंड यूजर को देता है, जो कई एंगल से गलत होता है, खास तौर पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इतना हो गया था अपना डिस्कस लास्ट लेक्चर में। ठीक, अब बात करते हैं आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं छोटी सी एक एप्लीकेशन, एक एपीआई बेस्ड एप्लीकेशन, जिसमें हम एम्प्लॉयज के लिए एक एपीआई डेवलप करेंगे। क्या करेगी हमारी एपीआई? हमारी एपीआई क्लाइंट को नए एम्प्लॉयज ऐड करने देगी, किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की डिटेल्स फेच करने देगी, और किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का डेटा अपडेट करने की फैसिलिटी देगी। अच्छा, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हम डाल रहे हैं? हम रेस्ट्रिक्शन ये डाल रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आनी चाहिए अगर जिस आईडी पे काम हो रहा है वो आईडी डेटाबेस में है ही नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई एम्प्लॉय सर्च कर रहा हूं और मैं उसकी आईडी गलत दे रहा हूं तो मेरा कोड एक्सेप्शन जनरेट करे। मैं किसी का रिकॉर्ड अपडेट कर रहा हूं, आईडी गलत दे रहा हूं, मेरा कोड एक्सेप्शन जनरेट करे। गॉट इट? और अगर मान लीजिए मैं कोई रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूं और ऐड करते वक्त एम्प्लॉय सेम नाम का पहले से मौजूद है तो भी मुझे एक्सेप्शन देनी है। हालांकि ये बहुत अनरियलिस्टिक बात मैं बोल रहा हूं, एक कंपनी में दो सेम नाम के एम्प्लॉय हो सकते हैं? बोलिए, हो सकते हैं ना। लेकिन अपन जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन ये मानकर चल रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय का नाम रिपीट हुआ तो हमारा प्रोग्राम जनरेट करेगा एक्सेप्शन, है ना, क्योंकि आईडी हमारे कोड के अंदर ऑटोमेटिक जनरेट होगी। तो आप मानते हैं आईडी तो रिपीट होगी नहीं, एम आई राइट? आईडी तो स्प्रिंग जनरेट करेगा, हाइबरनेट जनरेट करेगा, तो वो तो रिपीट होगी नहीं। तो रिपीट क्या होगा? नाम होगा। तो जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग अपन ये मान रहे हैं कि अगर नाम एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा कोड एक्सेप्शन जनरेट कर दे। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, तो सीधे आईडी लॉन्च करते हैं, और आप बेसिक लेवल पे मुझे गाइड करिए क्या क्या स्टेप्स मुझे एपीआई डिजाइनिंग के लिए लेने पड़ेंगे। रिवाइज करके आए? सर्विस, रिपोजिटरी, सब रिवाइज हो गया? बहुत बढ़िया।
वेरी गुड, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको मैंने कर दिया क्लोज। ठीक, अब आप गाइड करिए कैसे कैसे स्टेप्स मुझे लेने हैं और कैसे कैसे आगे बढ़ना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, न्यू न्यू के बाद कहां? स्टार्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, वेरी गुड। स्टार्टर प्रोजेक्ट के अंदर जाकर ये अपन बनाने जा रहे हैं एम्प्लॉय एपीआई। तो मैं एप्लीकेशन को कुछ ऐसा ही नाम दे रहा हूं, लेट सपोज एम्प्लॉय एपीआई। ठीक है, ये मेरी एप्लीकेशन का नाम हो गया। बाकी सब कुछ सेम है, मैविन जावा 21 ऑल इज गुड। ओके, एम्प्लॉय एपीआई मेरे पास ऑलरेडी है। अच्छा ठीक है, सॉरी, कुछ नॉन एक्सेप्टेबल कैरेक्टर आ रहा है। एम्प्लॉय एपीआई, ठीक है। नेक्स्ट, आप ये बताइए क्या क्या मॉड्यूल्स लगेंगे अगर हम एपीआई बना रहे हैं? जल्दी जल्दी बताइएगा। नंबर 1, स्प्रिंग डेटा जेपीए लगेगा। स्प्रिंग डेटा जेपीए लगेगा। यस, स्प्रिंग डेटा जेपीए लगेगा। ठीक है, लॉम्बॉक लगेगा। लॉम्बॉक लगेगा। जेडीबीसी एपीआई लगेगी? नहीं लगेगी। जब हम स्प्रिंग डेटा जेपीए यूज कर रहे हैं तो जेडीबीसी क्यों यूज करेंगे? थाइम लीफ लगेगा? नहीं लगेगा, यूआई थोड़ी बना रहे हैं हम। माई एसक्यूएल ड्राइवर लगेगा? लगेगा, राइट। स्प्रिंग वेब लगेगा? नहीं लगेगा। स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग वेब हाँ लगेगा लगेगा लगेगा। कंट्रोलर बनाना है ना आपको, स्प्रिंग वेब लगेगा ना। वेरी गुड वेरी गुड। और स्प्रिंग डेव टूल्स? वेरी गुड, स्प्रिंग डेव टूल्स भी लगेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? ऑल गुड, ठीक है ना। कंट्रोलर बनाएंगे तो स्प्रिंग वेब से ही आप बना पाएंगे रेस्ट कंट्रोलर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद फिनिश। थोड़ा सा समय लगेगा प्रोजेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर बिल्टअप होने में। बिल्कुल बिल्कुल, करेंगे ना मीनिंगफुल मैसेज शो। इनफैक्ट अपन जेसन रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे एक्सेप्शन आने पर, देखते चलो। यस अजय, ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज। देखो नेटवर्क कितना स्लो है, एप्लीकेशन बिल्ट होने में कितना टाइम लग रहा है। वीडियो ऑन कर दूंगा तो वो और नहीं होगी। गुड। तो ये आपका एम्प्लॉय एपीआई प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब सबसे पहला काम होगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर आप पैकेजेस बनाएंगे। ठीक है, कितने पैकेजेस बनेंगे टोटल? इन डॉट एस सी लाइव के अलावा बताइएगा, इन डॉट एस सी लाइव के अलावा टोटल कितने पैकेजेस बनेंगे? टोटल 5 पैकेजेस बनेंगे, है ना। क्यों 5 बनेंगे समझिएगा, क्या जरूरत है 5 पैकेजेस की। तो पहले तो 3 पैकेज आपको पता ही है, आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है। एक कंट्रोलर बनेगा, एक सर्विस बनेगा और एक रिपोजिटरी बनेगा। ये 3 बनेंगे, यस और नो? बनेंगे। क्या आपके प्रोजेक्ट में डेटाबेस यूज हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्योंकि डेटाबेस यूज हो रहा है तो एंटिटी क्लास बनेगी जो टेबल के साथ मैप होगी। और जैसा अभी अभी मैंने नितिन के क्वेश्चन के आंसर में कहा कि जब एक्सेप्शन आएगी तो हम लोग प्रॉपर तरीके से उसे हैंडल करेंगे। तो एक पैकेज हम और बनाएंगे जिसका नाम होगा एक्सेप्शन, जिसमें हमारी एक्सेप्शन क्लासेस होंगी और वो क्लास भी होगी जो रेस्पॉन्स के तौर पे हम यूज करेंगे। पांचों पैकेज का आइडिया लग गया, कौन क्या करेगा?
ठीक है, ये तीन तो आप स्प्रिंग में बनाते ही हैं। कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी। एंटिटी रहेगी क्योंकि आप किससे कम्युनिकेट करने वाले हैं, एंटिटी रहेगी क्योंकि आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे, टेबल के साथ मैप करेंगे, और आपकी खुद की एक्सेप्शन क्लासेस, तो बनेगा एक एक्सेप्शन नाम का पैकेज। तो फटाफट ये सारे पैकेजेस बनाते हैं एंड देन लेट्स स्टार्ट राइटिंग द फर्स्ट पार्ट। तो in.sclive में गए, न्यू, न्यू में पैकेज, ठीक है, इसके अंदर मैंने कहा डॉट, डॉट के बाद मैंने कहा कंट्रोलर, ये हमारा पहला पैकेज, फिनिश। अगेन in.sclive पैकेज, डॉट कंट्रोलर के बाद विल गो फॉर एंटिटी और मे बी सर्विस एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है, सर्विस के बाद रिपोजिटरी, सो in.sclive डॉट रिपोजिटरी, ये आपका रिपोजिटरी पैकेज। अगेन विल गो फॉर पैकेज in.sclive डॉट एंटिटी पैकेज, तो ये हमारा एंटिटी पैकेज हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा फाइनल पैकेज कौन सा, जल्दी कौन सा, एक्सेप्शन पैकेज, ठीक, फिनिश। ठीक है, ये हो गया आपका पहली एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी, क्योंकि आप डेटाबेस कम्युनिकेशन करेंगे तो प्रॉपर्टीज फाइल अपडेट होगी, प्रॉपर्टीज फाइल को अपडेट करना पड़ेगा, है ना। अब अपडेट करने के लिए कोड मैं सीधे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये सब कुछ अपन स्प्रिंग में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको एक एक प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। ठीक है, मैं एक बार फिर भी रिकॉल करवा देता हूं। इस प्रॉपर्टी से आप स्प्रिंग को इन्फॉर्म कर रहे हैं आपके डेटाबेस का यूआरएल क्या होगा, इससे आप इन्फॉर्म कर रहे हैं डेटाबेस का यूजर नेम, इससे आप बता रहे हैं डेटाबेस का पासवर्ड। ये शो एसक्यूएल ट्रू से क्या होता है, वेरी गुड, जब एप्लीकेशन रन होगी तो आपकी कंसोल पे, आपके टर्मिनल पे आपको पता चलेगा स्प्रिंग कौन कौन सी क्वेरीज जनरेट कर रहा है। डीडीएल ऑटो अपडेट से क्या होता है, डीडीएल ऑटो अपडेट से टेबल नहीं होती है तो बन जाती है। आप अपनी क्लास में कोई चेंज करते हैं, आप नहीं, हमेशा न्यू टेबल नहीं बनती इशू, अगर टेबल होगी तो नहीं बनेगी, अगर नहीं होगी तो बन जाएगी। और अगर आप क्लास में कोई चेंजेस करते हैं तो टेबल अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में कोई नया डेटा मेंबर ऐड करेंगे तो स्प्रिंग बैकएंड में जाकर ऐड कर देगा उस डेटा को, बिल्कुल कर देगा, राइट। ऑटोमेटिकली स्प्रिंग आपके लिए इतनी एक्टिविटी कर देगा। ठीक है, और ये क्या है, डेटाबेस प्लेटफॉर्म, इसके थ्रू आप ये बता रहे हैं कि आप जो डेटाबेस यूज करने जा रहे हैं उसका ड्राइवर माई एसक्यूएल का ड्राइवर होना चाहिए। ऑल गुड, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारी एंटिटी क्लास से, क्योंकि कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी, क्या ये सब एंटिटी क्लास यूज करेंगी। जब एपीआई कॉल आएगा तो एंटिटी यूज होगी, यस, जब एपीआई कॉल आएगा तो एंटिटी यूज होगी। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। अच्छा, मैं आपको टेबल डेटाबेस दिखा दूं जिससे हम इंटरेक्ट करने वाले हैं। सो आई विल गो टू माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल के अंदर ये मैंने रूट यूजर के अंदर लॉगिन करा, मेरा जो डेटाबेस है उसका नाम है, गौर करिएगा, कंपनी डीबी। और कंपनी डीबी में इस समय गौर से चेक करिए कितनी टेबल्स हैं, कंपनी डीबी में कितनी टेबल है, एक भी नहीं है। तो मेरा प्रोजेक्ट जब रन होगा तो टेबल भी क्रिएट करेगा, टेबल का स्ट्रक्चर भी बनाएगा, कॉलम वगैरह सब कुछ क्रिएट करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लाइन जो अपन ने बोला है, डीडीएल ऑटो इक्वल टू अपडेट। ये भी क्लियर है, ग्रेट। अब आ जाइए अपने पैकेज में, शुरुआत करते हैं विद एंटिटी पैकेज। सो विल गो फॉर आवर वेरी फर्स्ट क्लास, क्लास का नाम एज यूजुअल मैं दे रहा हूं ईएमपी, तो फिर इसी नाम की टेबल बनेगी, यस, इसी नाम की टेबल बनेगी। ठीक है, अब एनोटेशंस मैं बताऊंगा, आप बताएं। चलिए मैं लिखता जाता हूं, आप एक्सप्लेन करते चलिएगा, ऐसा कर लेते हैं, है ना। आप बताएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। नंबर वन, एंटिटी चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए ये एनोटेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटिटी एनोटेशन, वेरी गुड, मैपिंग करने के लिए। एंटिटी ये बताएगा जेपीए को कि इस ईएमपी क्लास को ईएमपी नाम की टेबल से मैप करना है, और टेबल नहीं हो तो बना देनी है, यस, टेबल नहीं हो तो बना देनी है। अब आपने अगर पिछला लेक्चर अटेंड करा है तो मेरा बहुत सारा काम एट द रेट डेटा कर देगा, बिल्कुल कर देगा, अपन ने लॉम्बॉक यूज करा है। ठीक है, एट द रेट डेटा कर देगा। क्या डेटा मेरे लिए सेटर गेटर बना देगा, बना देगा। टू स्ट्रिंग बना देगा, बना देगा। सभी तरह के कंस्ट्रक्टर बना देगा, नहीं बनाएगा, यस नहीं नो,
नहीं बनाएगा, वो सिर्फ रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्टर जनरेट करता है, और रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्टर की मुझे जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे केस में कोई भी डेटा फाइनल नहीं है ना। तो अब मुझे दो कंस्ट्रक्टर चाहिए, एक चाहिए ऑल आर कंस्ट्रक्टर चाहिए, है ना, और एक मेरे को चाहिए नो आर कंस्ट्रक्टर। याद है आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था स्प्रिंग इंटरनली बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बनाएगा डेटाबेस कम्युनिकेशन के दौरान। वो ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर तरीके से बन जाएं, इसके लिए जरूरी है कि आप ये एनोटेशंस यूज करें। चलूं आगे, ठीक है। एरर को इग्नोर करिएगा भी, क्योंकि डेटा है ही नहीं कोई, इसलिए वो ऑल आर कंस्ट्रक्टर के ऊपर एरर दे रहा है, अभी इग्नोर कर दें उसको। अब अंदर आते हैं और अपन डेटा मेंबर्स बनाते हैं। तो मैं 3 डेटा मेंबर अपनी क्लास के अंदर रख रहा हूं। एक डेटा मेंबर का नाम मैं रख रहा हूं ईएमपी आईडी, ठीक है। एक डेटा मेंबर का नाम मैं रख रहा हूं ईएमपी आईडी। दूसरे डेटा मेंबर का नाम मैं रख रहा हूं ई नेम, ठीक है। और तीसरे डेटा मेंबर का नाम मैं रख रहा हूं सैल, प्राइवेट डबल सैल। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी तो बताइए, समझ आ रहा है? तीनों डेटा मेंबर क्लियर है? वेरी गुड। अब इनमें से जो आईडी है वो प्राइमरी की है, यस, आईडी को बनाना है प्राइमरी की, तो इस पे लग जाएगा द एनोटेशन विच इज @id। इसके अलावा क्या आईडी ऑटो जनरेट होनी है? यस, आईडी ऑटो जनरेट होनी है, तो यूज होगा एनोटेशन जनरेटेड वैल्यू, ठीक है। सो विल गो फॉर दिस एनोटेशन @जनरेटेड वैल्यू। और आप बताएंगे कि आप स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करवाने वाले हैं, क्योंकि हम MySQL यूज कर रहे हैं। MySQL के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? आइडेंटिटी। तो आप लिख देंगे जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। MySQL ऑटोमेटिकली आपके लिए जनरेट करने लगेगा ऑटो आईडीज। क्लियर है आपको एंटिटी क्लास? सर एंटिटी क्लास में सीरियलाइजर का यूज कब करते हैं? तब करते हैं जब आपको ऐसा लगे कि अगर आपकी एप्लीकेशन इम्प्रॉपर वे में टर्मिनेट हो रही है तो स्प्रिंग इसको एक फाइल के अंदर सेव कर पाए, तब आप उसमें इंप्लीमेंट करवा दीजिए सीरियलाइजेबल को। बस यही फायदा है। वैसे भी स्प्रिंग तो ये कहता है ना, जितने भी बीन्स होते हैं उनमें सीरियलाइजेबल इंप्लीमेंट करना चाहिए आपको, है ना, बिल्कुल सही, ठीक है। पर अपन को नहीं लग रहा है, हमारा वैसे भी डेटा डेटाबेस में जा रहा है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा डेटा तो डेटाबेस स्टोर करेगा ही ना, इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों सर, मतलब मैं सब जानी रोहित प्लीज ऑन करिए माइक। सीरियलाइजेबल क्यों, ये पूछ रहे हो? अच्छा, वो इसका जवाब ये है कि स्प्रिंग में बीन्स बनते हैं, यस और नो? बनते हैं ना, अपन स्प्रिंग में बीन बनाते हैं। अब स्प्रिंग में अगर आप कोई बीन बनाते हो तो ये बीन रैम में रहता है कि डिस्क पे रहता है? तो जवाब है रैम में रहता है। बीन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हीप एरिया में रहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इम्प्रॉपर वे में टर्मिनेट हो जाए, चलते चलते कोई प्रॉब्लम आ जाए, सर्वर क्रैश हो जाए, कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर आ सकती है? आ सकती है। अगर वो एरर आई तो बीन सारे लॉस्ट हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो स्प्रिंग आपको ये फैसिलिटी देता है कि अगर आप चाहो तो अपने बीन के साथ सीरियलाइजेबल को इंप्लीमेंट कर दो, ताकि अगर अनएक्सपेक्टेडली एप्लीकेशन क्रैश हुई तो स्प्रिंग आपके बीन का डेटा एक फाइल में सेव कर देगा। अगली बार जब स्टार्ट करोगे फाइल से वो डेटा पिक कर लेगा। पर मुझे अपने प्रोग्राम में जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे प्रोग्राम में ये जो ईएमपी है इसका डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में जाएगा, जाएगा ना। तो मुझे क्या करना है सीरियलाइज करके? सीरियलाइज आप उन बीन्स को करते हैं जो डेटाबेस के साथ मैप्ड नहीं है। हुआ क्लियर? वेरी गुड। तो ये बन गई आपकी प्रॉपर एंटिटी क्लास। अब आप याद करिए, अगर आप लॉन्बॉक यूज नहीं करते तो बना रहे होते हैं अपन कंस्ट्रक्टर, सेटर, गेटर, टू स्ट्रिंग, है ना। भले ही हमको आईडी की तरफ से ऑटो जनरेट की फैसिलिटी मिलती, पर वो भी तो हमारे लिए एफर्ट बहुत सारे कराता। यहां आपको कुछ नहीं करना, खाली 3 एनोटेशन लगाए और सारा काम हो गया, ठीक है। अब पूरे कोड में ईएमपी क्लास ऐसी ही रहने वाली है, यस, पूरे कोड में ईएमपी ऐसे ही रहने वाली है। अब चलते हैं अपन उस पैकेज के अंदर जहां से बैकएंड की शुरुआत होगी, और बैकएंड की शुरुआत होगी रिपोजिटरी के साथ। सो लेट्स गो टू रिपोजिटरी पैकेज, ठीक है। याद रखिएगा स्प्रिंग डेटा जेपीए यूज कर रहे हैं। क्या बनाऊं, क्लास की इंटरफेस? वेरी गुड। क्लास आपको बनानी नहीं है, क्लास स्प्रिंग खुद मैनेज कर लेगा। आपको बनाना है इंटरफेस। मैंने इंटरफेस का नाम दिया ईएमपी रिपोजिटरी, चलेगा? ईएमपी रिपोजिटरी नाम,
चलेगा, ठीक है। क्या लिखते हो ईएमपी रिपोजिटरी के बाद? एक्सटेंड के इंप्लीमेंट एक्सटेंड के इंप्लीमेंट, एक्सटेंड्स लिखते हैं, क्योंकि इंटरफेस इंटरफेस को कभी इंप्लीमेंट नहीं करता, जब भी करता है एक्सटेंड करता है। और किसको करना है आपको? जेपीए रिपोजिटरी को करना है। क्यों जेपीए रिपोजिटरी को क्यों कर रहे हैं अपन एक्सटेंड? क्योंकि जेपीए रिपोजिटरी हमें ढेर सारे बने बनाए मेथड्स प्रोवाइड करता है। क्या ये हमारे लिए रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली? सेव मेथड दे देगा? बिल्कुल, आपको सेव दे देगा, फाइंड मेथड दे देगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली क्रूड ऑपरेशंस करके दे देगा। ठीक है, जेपी रिपोजिटरी जब यूज करते हैं तो स्प्रिंग आपसे दो इंफॉर्मेशन मांगता है। पहली इंफॉर्मेशन, किस क्लास के लिए आपको ये कोड चलाना है? तो आपकी एंटिटी क्लास कौन है? वेरी गुड, आपकी एंटिटी क्लास ईएमपी है। ईएमपी में प्राइमरी की डेटा टाइप क्या है? प्राइमरी की डेटा टाइप आपने मानी हुई है इंटीजर। ठीक है, फिक्स इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको, तो अपन ईएमपी पे आते हैं। ये आपका ईएमपी इंपोर्ट, रिपोजिटरी डन। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब समझिए क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपने देखा, मैंने जो आपके सामने क्वेश्चन रखा था उसमें एक क्वेश्चन ये था कि अगर जो नाम हम चाह रहे हैं उस नाम का एम्प्लॉय ऑलरेडी है तो एक्सेप्शन आनी चाहिए। एम आई राइट? जल्दी जल्दी बताइए, एम आई राइट? वेरी गुड। अब मुझे बताइए, अगर उस नाम का एम्प्लॉय ऑलरेडी है तो हमें एक मेथड चाहिए ना जो हमें चेक करके बताए कि ये नाम का एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, है ना? आपको याद होगा जेपीए रिपोजिटरी हमें फाइंड बाय आईडी अपने आप देता है, हाँ या ना? देता है। लेकिन हमें फाइंड बाय आईडी करना है कि फाइंड बाय ई नेम करना है? फाइंड बाय ई नेम करना है। तो हमें एटलीस्ट इस मेथड को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये पढ़ाते वक्त भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ था, आई होप याद होगा आपको। ये मैंने कहा था फाइंड बाय ई नेम एटलीस्ट डिक्लेयर कीजिए, फाइंडर मेथड डिक्लेयर करिए। कोड उसका स्प्रिंग खुद लिख देगा, यस कोड वो लिख देगा, लेकिन डिक्लेयर आपको करना पड़ेगा, है ना? वेरी गुड। अब बिना गलती के मुझे फाइंड बाय ई नेम का डिक्लेरेशन बताने की कोशिश करें। क्या ये मेथड पब्लिक होगा? यस, ये मेथड पब्लिक होगा क्योंकि आप इसको रिपोजिटरी के बाहर से कॉल करेंगे। क्या रिटर्न करेगा ये? जितने फाइंड मेथड्स होते हैं, व्हाट डू दे रिटर्न? वेरी गुड विपिन। नहीं नहीं, गलत 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 हो जाएगा हर्ष। जितने फाइंडर मेथड होते हैं दे ऑल रिटर्न ऑप्शनल। ये सब ऑप्शनल रिटर्न करते हैं। ऑप्शनल किस टाइप का? ऑप्शनल ऑफ टाइप ईएमपी। तो आप यहां पे लिखेंगे ईएमपी और फिर आप आपके मेथड का नाम लिखेंगे फाइंड बाय ई नेम। कुछ पैरामीटर लेगा? जी लेगा। जिस नाम को ढूंढना है वही इसका पैरामीटर होगा। समझ आ रहा है डिक्लेयर क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम आईडी पे सर्च नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर आईडी पे मैं सर्च करता तो क्या मेरे को फाइंड बाय आईडी डिक्लेयर करना पड़ता? नहीं करना पड़ता, बट फाइंड बाय ई नेम करना पड़ रहा है क्योंकि एटलीस्ट ये मेथड मेरे लिए स्प्रिंग ऑटो जनरेट करेगा, तो डिक्लेरेशन तो मैं दूंगा। क्लियर हुआ? वेरी गुड, चलूं आगे। गुड। अब मुझे चाहिए अपने प्रोग्राम में कस्टम एक्सेप्शंस। ठीक है, कितनी कस्टम एक्सेप्शन चाहिए? मुझे दो कस्टम एक्सेप्शन चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही। एट द रेट रेपो तो मैं लगाना भूल ही गया। एट द रेट रेपो नहीं लगाऊंगा तो क्या नहीं होगा? एट द रेट रेपो नहीं लगाऊंगा तो ईएमपी रिपोजिटरी का बीन नहीं बनेगा, है ना? वेरी गुड। तो इसका रिपोजिटरी एनोटेशन लगाना जरूरी है ताकि स्प्रिंग ऑटोमेटिकली इसकी क्लास को मैनेज करे। क्लास बना देगा कि नहीं स्प्रिंग? क्लास तो बना देगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। आ रहा है समझ? क्लास तो बना देगा वो जेपीए के कारण, पर ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा जब तक आप नहीं लिखेंगे एट द रेट रिपोजिटरी। इज दिस क्लियर? चलिए बढ़िए आगे। अब जैसे मैंने कहा, हमें चाहिए दो एक्सेप्शन क्लासेस। क्यों दो, क्यों चाहिए हमें? सर आई थिंक चलेगा ये, क्योंकि इंटरफेस है, मैं गलत हो सकता हूं। कहां कहां क्यों चलेगा रोहित? रिपोजिटरी में विद रेपो, हाँ विद रेपो देना होगा ना आपको। चलिए अपन करते हैं इसके बारे में लास्ट में बात। ठीक है, करते हैं अपन, करते हैं इसके बारे में बात, कब ये नॉट रिक्वायर्ड है। ठीक है, चलिए अब समझिए ध्यान से। नंबर वन, अब अपन को चाहिए दो एक्सेप्शन क्लासेस। कौन सी दो एक्सेप्शन क्लासेस चाहिए बताइए जल्दी से?
कौन सी दो एक्सेप्शन क्लासेस चाहिए? तो एक तो चाहिए ईएमपी नॉट फाउंड, ये तब आएगी जब आप एम्प्लॉय को सर्च करेंगे और इस नाम का एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। सही कह रहा हूं, है ना? इसका नाम मैं थोड़ा सा चेंज करके कर देता हूं, नो सच ईएमपी एग्जिस्ट एक्सेप्शन। ये तब आएगी जब आप ईएमपी को गेट करेंगे, यानी जब आप गेट राउट बनाएंगे और गेट राउट में जो मैं आईडी पास करूंगा उस आईडी का कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो अपन बोलेंगे नो सच ईएमपी एग्जिस्ट एक्सेप्शन। ठीक है। दूसरा केस, क्या ऐसा हो सकता है जो नाम मैं दूं उस नाम का एम्प्लॉय पहले से प्रेजेंट हो? अगर ऐसा है तो अपन क्लास बनाएंगे ईएमपी ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन। तो एक होगा नो सच ईएमपी एक्सेप्शन और एक होगा ईएमपी ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन। कहां बनेंगी ये दोनों क्लासेस? ये दोनों क्लासेस कहां बनाई जाएंगी? वेरी गुड, ये दोनों क्लासेस बनाई जाएंगी एक्सेप्शन पैकेज में, सर्विस में नहीं, एक्सेप्शन पैकेज में। तो आइए एक्सेप्शन पैकेज में फर्स्ट क्लास लेते हैं अपन, ईएमपी ऑलरेडी एग्जिस्ट्स एक्सेप्शन। ये हमारी फर्स्ट क्लास ईएमपी ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन, एग्जिस्ट एस कर देता हूं, ईएमपी ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन। क्लियर? फिनिश। ये क्लास बन गई आपकी। ओके, लेट मी रीनेम इट। ठीक, ठीक है। अब क्या इतना लिखने से एक्सेप्शन क्लास बन गई? नहीं। जावा में किसी भी क्लास पे एक्सेप्शन बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वेरी गुड, कि वो किसी प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करे। नहीं, हम रन टाइम एक्सेप्शन को करेंगे, एक्सेप्शन को नहीं करेंगे। बताओ क्यों नहीं करेंगे? अगर हमने एक्सेप्शन को इनहेरिट कर लिया तो हमारे मेथड के डिक्लेरेशन में थ्रोज लगाना पड़ जाएगा। याद है? अगर एक्सेप्शन को इनहेरिट कर लिया तो ये चेक्ड एक्सेप्शन बन जाएगी। अगर ये चेक्ड एक्सेप्शन बन जाएगी तो फिर थ्रोज आ जाएगा आपके मेथड के डिक्लेरेशन के साथ, है ना? इसलिए अपन एक्सटेंड करेंगे रन टाइम को। रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड करेंगे तो ये अनचेक्ड एक्सेप्शन मानी जाएगी। यस, रन टाइम को इनहेरिट करेंगे तो ये बन जाएगी अपने आप में अनचेक्ड एक्सेप्शंस। क्लियर? दूसरा, क्या जरूरी है इस क्लास के अंदर? क्या जरूरी है इस क्लास के अंदर? इस क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जरूरी है, राइट? तो प्रोजेक्ट लॉम्बॉक्स से जनरेट करा दें कंस्ट्रक्टर? नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए उसको डेटा मेंबर चाहिए, आपकी क्लास में कोई डेटा मेंबर है ही नहीं, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएगा कैसे वो? है ना? इतना भी डिपेंड नहीं होता है लॉम्बॉक पे, कुछ कंस्ट्रक्टर खुद भी बनाने हैं। ठीक, तो यहां पर आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पब्लिक फॉलोड बाय ईएमपी ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन, यहां आ जाएगा स्ट्रिंग फॉलोड बाय मैसेज, और क्या करते हैं इस मैसेज का? पेरेंट क्लास को पास कर देते हैं। पढ़ा है ना आपने अपनी खुद की एक्सेप्शन कैसे बनाते हैं जावा में? तो पेरेंट क्लास को कर देते हैं आप पास। गॉट इट? बिल्कुल ऐसा ही कुछ कोड आप सेकेंड क्लास में लिखें। आई विल कॉल इट नो सच ईएमपी एग्जिस्ट्स एक्सेप्शन। ये मेरी सेकेंड क्लास हो गई, नो सच ईएमपी एग्जिस्ट एक्सेप्शन। ये भी एक्सटेंड करेगी रन टाइम एक्सेप्शन को, रन टाइम एक्सेप्शन। इसके अंदर भी मैं ये सेम कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूं बाय जस्ट चेंजिंग द नेम ऑफ द मेथड, नो सच ईएमपी एग्जिस्ट एक्सेप्शन। बताएं दोनों एक्सेप्शन क्लासेस क्लियर? गुड। अब चलिए सर्विस की तरफ। रिपोजिटरी से बात कौन करेगा, कंट्रोलर के सर्विस? रिपोजिटरी से बात कौन करेगा, कंट्रोलर की सर्विस? वेरी गुड, रिपोजिटरी से बात करेगी सर्विस। नो सच ईएमपी एग्जिस्ट पे एरर क्यों आ रही है? ओ, एक्सेप्शन का नाम गलत, रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, राइट। अब इनको कर देते हैं अपन क्लोज, इनका काम खत्म। लेट्स गो टू सर्विस पैकेज। डिजाइन करिए आप अपनी अगली क्लास। आई कॉल द क्लास एज ईएमपी सर्विस। सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये सर्विस क्लास है, स्प्रिंग को ये इन्फॉर्म करेंगे। वो कैसे करते हैं? वो इन्फॉर्म करने के लिए यूज करेंगे आप @सर्विस एनोटेशन।
ठीक, ये आपका सर्विस एनोटेशन आ गया। अब इसके अंदर आप डिक्लेयर करेंगे एक बीन ऑफ टाइप ईएमपी रिपोजिटरी। सो विल गो फॉर प्राइवेट ईएमपी रिपोजिटरी, आई कॉल ईएमपी रेपो। ठीक है, देन इसके अलावा इसके अंदर प्रोवाइड कर दीजिए एक कंस्ट्रक्टर, क्योंकि फील्ड इंजेक्शन इज नॉट रिकमेंडेड, अदरवाइज आप फील्ड इंजेक्शन भी करवा सकते थे। मैं फिलहाल कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करवा रहा हूं ईएमपी सर्विस। और पैरामीटर में क्या लेगा ये? पैरामीटर में ये लेगा ईएमपी रिपोजिटरी, ईएमपी रेपो, और अंदर आप लिख देंगे दिस डॉट ईएमपी रेपो इज इक्वल्स टू ईएमपी रेपो। ठीक है, और जस्ट फॉर योर रीडेबिलिटी, जरूरी नहीं है ये वाला @AutoWired, लेकिन लिख देंगे तो आपको याद रहेगा कि इसकी ऑटो वायरिंग होगी। स्प्रिंग आपको याद दिला रहा है कि ऑटो वायर्ड ऑप्शनल है। ठीक है, सर्विस क्लास का पहला पार्ट क्लियर। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे बनाना है पहला इंपॉर्टेंट मेथड जो एम्प्लॉय ऐड करेगा। ठीक है, क्लियर? ये मेथड का काम है एम्प्लॉय ऐड करना। और गौर कीजिएगा, अगर एम्प्लॉय ऐड हो गया तो ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसमें लिखा होगा एम्प्लॉय सेव्ड सक्सेसफुली। और अगर एम्प्लॉय ऐड नहीं हो पाया तो इसको थ्रो करना है एक्सेप्शन। क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, why we have used exception, runtime exception, very good। मैं अभी बताता हूं। राहुल, मैं एक मेथड बना लूं? मेथड बनाने दो, उसी में आ जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल लिख, लाइन नंबर 10 पे भी आप ऑटो वायर्ड लिख सकते हैं और वो फील्ड इंजेक्शन हो जाएगा, है ना। और फील्ड इंजेक्शन के कंपैरिजन में कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इज बेटर। फील्ड इंजेक्शन रिफ्लेक्शन यूज करता है और रिफ्लेक्शन यूज करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं होता। क्लियर? इसलिए मैं यूज कर रहा हूं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ठीक, चलो आगे। हाँ जी, तो आप मुझे बताइए जो मेथड हम बना रहे हैं उस इतना सोचना पड़ रहा है आपको। स्ट्रिंग और क्या, जो मेथड हम बना रहे हैं उसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है ना। मेथड का नाम ऐड ईएमपी, और मेथड पैरामीटर में क्या ले, इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स या पूरा एंटिटी ऑब्जेक्ट? तो पूरा एंटिटी ऑब्जेक्ट पैरामीटर में ले लेगा ईएमपी, और मैं यहां नाम दे देता हूं ईएमपी टू ऐड। ठीक है, अच्छा ये ईएमपी टू ऐड हमारे पोस्टमैन से आ रहा है। यस, ये आपके पोस्टमैन से आएगा कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर इसे भेजेगा सर्विस के पास। ये भी बात समझ आ रही है? पोस्टमैन इसे भेजेगा कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर इसे भेजेगा सर्विस के पास। ये भी बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब यहां पर अपन बनाते हैं अपना पहला जेडीबीसी या डेटाबेस से इंटरेक्ट करने का स्टेटमेंट। ऐड करने से पहले ये चेक करना होगा ना कि जो एम्प्लॉय आया है उस नाम वाला एम्प्लॉय पहले से तो नहीं है। करना होगा चेक। वेरी गुड। कौन चेक करेगा? ईएमपी रेपो का मेथड चेक करेगा, जो आपने अभी अभी डिक्लेयर करा है, जिसका आपने क्या नाम दिया है? जिसका आपने नाम दिया है फाइंड बाय ई नेम, दिया है आपने। वेरी गुड। क्या पास करोगे इसको एज एन आर्ग्यूमेंट? क्या पास करोगे इसको एज एन आर्ग्यूमेंट? वेरी गुड, आप इसको पास करोगे नहीं, ई नेम नहीं, गेट ई नेम। ई नेम थोड़ी पास कर दोगे, ई नेम तो प्राइवेट है। डॉट गेट ई नेम। ठीक है, राइट। ये जो आपने लाइन लिखी ईएमपी टू ऐड डॉट गेट ई नेम, ये इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का ई नेम ले आएगा। ये ई नेम पास हो जाएगा फाइंड बाय ई नेम को। ईएमपी टू ऐड आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप इसको सिंपली ईएमपी ले ले, ये आपके लिए थोड़ा बेटर रीडेबल होगा। ईएमपी 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 डॉट गेट ई नेम, ये क्लियर हुआ? चलूं आगे। वेरी गुड। आप इसकी रिटर्न वैल्यू रिसीव करोगे? इसकी रिटर्न वैल्यू रिसीव करोगे? यस, इसकी रिटर्न वैल्यू रिसीव करेंगे। किस में रिसीव करोगे? नहीं तपेश, ऑप्शनल में नहीं करूंगा। अगर मैं ऑप्शनल में करूंगा तो फिर मुझे इफ लगाना पड़ेगा, अलग से लगाना पड़ेगा। हाँ, तो मैं इसको सीधे अनपैक करा लूंगा ईएमपी में, और उसके लिए मेरा स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा। ध्यान दीजिएगा, मेरा स्टेटमेंट होगा ई एम पी ई, ठीक है, इज इक्वल टू, जैसे मैं कहूंगा ई एम पी ई इज इक्वल टू, हाल फिलहाल एरर आएगी क्योंकि इस मेथड की रिटर्न टाइप तो ऑप्शनल है।
ऑप्शनल को आप ईएमपी में कैसे रिसीव कर रहे हो? तो याद होगा आपको, ऑप्शनल के पास एक और एल्स मेथड होता है। और एल्स मेथड कहता है कि अगर एम्प्लॉय नहीं मिला तो क्या रिटर्न कर दूं, ये बता दो। तो मैं बोलूंगा एम्प्लॉय नहीं मिला तो नल रिटर्न कर दो। चांसेस हैं कि जो नाम मैं ढूंढ रहा हूं उस नाम का एम्प्लॉय डेटाबेस में ना हो? बिल्कुल चांसेस हैं। तो मेरे को नल मिल जाएगा, और जो नाम मैं ढूंढ रहा हूं उस नाम का एम्प्लॉय होगा तो मेरे को एम्प्लॉय मिल जाएगा। अगर मैं यहां ऑप्शनल में रिसीव करता तो मेरे को फिर ऑप्शनल को अनपैक करने से पहले एक इफ लगाना पड़ता। सही कह रहा हूं, है ना? वो बच गया इस और एल्स मेथड के कारण। ठीक है, अब मैं लगाऊंगा अपनी इफ कंडीशन। मैं चेक करूंगा अगर ई की वैल्यू नल है, ठीक है, इसका मतलब नहीं मिला तो ऐड हो सकता है ना? और अगर ई की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है, इसका मतलब रिकॉर्ड मिल गया। मिल गया। अगर रिकॉर्ड मिल गया तो अपन को एक्सेप्शन थ्रो करनी है। वेरी गुड। क्या लिखोगे? आप लिखोगे थ्रो न्यू। कौन सी एक्सेप्शन? वेरी गुड। थ्रो न्यू ईएमपी ऑलरेडी एग्जिस्ट्स एक्सेप्शन। ईएमपी ऑलरेडी एग्जिस्ट्स एक्सेप्शन, ये आपकी एक्सेप्शन होगी। ठीक है, और यहां आप अपना मैसेज पास करोगे जो आपके कंस्ट्रक्टर को जाएगा। क्लियर? वाई शुड वी यूज थ्रो एक्सेप्शन इंस्टेड ऑफ हैंडल मैसेज? क्योंकि एक्सेप्शन सर्विस हैंडल नहीं करेगी, एक्सेप्शन कंट्रोलर हैंडल करता है। ओके, इसलिए आपको थ्रो करना है यहां पर। अगर आप यहां एक्सेप्शन हैंडल कर लोगे तो आप स्प्रिंग का जो कंट्रोलर एडवाइस का पावर है वो यूज नहीं कर पाओगे। कंट्रोलर एडवाइस की पावर यूज करने को तभी मिलेगी जब एक्सेप्शन हैंडल कौन करे? जब एक्सेप्शन हैंडल कौन करे? जब एक्सेप्शन हैंडल कंट्रोलर करे। किसका क्वेश्चन था? नितिन का। क्लियर हुआ नितिन? यहां क्यों नहीं लगा रहा हूं मैं ट्राई कैच? गॉट इट? चलो, तो ये हो गया थ्रो। और नल की जगह क्या पास होगा? नल की जगह पास होगा आपका मैसेज। हमें क्या मैसेज पास करना है? हमें बोलना है ईएमपी विद प्लस फॉलोड बाय ईएमपी डॉट गेट ई नेम प्लस followed by the further message already exists, already exists। आ रहा है समझ? क्लियर? ये आपने एक्सेप्शन थ्रो कर दी। अब अगर अपन इस इफ में नहीं जाते, इसका मतलब डेटाबेस में इस नाम का एम्प्लॉय नहीं है, तो हम लोग ये रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। वेरी गुड। तो क्या करूं, क्या लिख दूं, बताइए? वेरी गुड, सेव को कॉल कर ले। किसके पास है सेव? रेपो के पास है। तो ईएमपी रेपो डॉट सेव, पैरामीटर में कौन जाएगा? पैरामीटर में ईएमपी जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए लाइन नंबर 23 तक अगर आ गए तो काम हो गया? हो गया। तो अब आप रिटर्न कर दीजिए एम्प्लॉय सेव्ड सक्सेसफुली। बताएं, आ रही है बात समझ? ठीक है, अब आते हैं राहुल के क्वेश्चन पे कि अपन लोगों ने ईएमपी ऑलरेडी एग्जिस्ट में रन टाइम एक्सेप्शन को क्यों इनहेरिट करा। तो इसका जवाब ये है, अगर मैं एक्सेप्शन को इनहेरिट कर लेता हूं, देखिए मैंने एक्सेप्शन को इनहेरिट कर लिया। अब आप सर्विस में आकर देखिए आपको एरर मिल रही होगी आपके मेथड के साथ। चेक करिए, जावा यार लाइन नंबर 21 पे एरर दे रही है। कारण इसका यह है कि जब आप एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करते हैं तो आपकी क्लास बन जाती है चेक्ड एक्सेप्शन। और जावा का एक्सेप्शन हैंडलिंग रूल ये कहता है किसी मेथड से अगर चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो हो रही है तो उसके प्रोटोटाइप में थ्रोज लगाना वेरी गुड इशू। या तो ट्राई लगाओ, ट्राई अपन लगाएंगे नहीं, है ना, तभी तो अपन थ्रोज लगा रहे हैं। ट्राई अपन लगाएंगे नहीं तो आपको यहां पर थ्रोज लगाना पड़ेगा। वो थ्रोज ना लगाना पड़े उससे बचने के लिए मैंने इनहेरिट कर लिया था रन टाइम एक्सेप्शन को। रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट कर लेंगे तो हमारी क्लास क्या बन जाएगी? रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट कर लेंगे तो हमारी क्लास अनचेक्ड बन जाएगी। अनचेक्ड के लिए स्प्रिंग आपको या जावा आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप थ्रोज लगाएं। सही कह रहा हूं? आ रही है बात समझ? क्लियर हो रहा है? सर थ्रो जो मैसेज पास करेगा
वो लॉग्स में शो होगा, हाँ लॉग्स में नहीं, पोस्टमैन में शो होगा रिस्पॉन्स के तौर पे, लॉग में शो नहीं होगा, पोस्टमैन में शो होगा एज रिस्पॉन्स। ओके, चलूं आगे। वेरी गुड, चलिए ये हो गया आपका एड ईएमपी। अब अगला मेथड बनाते हैं गेट ईएमपी। गेट ईएमपी क्या करेगा? गेट ईएमपी क्या करेगा? अगला मेथड मेरे को बनाना है गेट ईएमपी। वेरी गुड, गेट ईएमपी पैरामीटर में आईडी लेगा और रिटर्न, हाँ सर्च करेगा, और सर्च करके क्या रिटर्न करेगा? सर्च करके रिटर्न करेगा एम्प्लॉय का पूरा ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, तो रिटर्न टाइप इसकी क्या रख दें? रिटर्न टाइप इसकी रख दें ईएमपी। मेथड का नाम रख देते हैं अपन गेट ईएमपी। ठीक है, आर्ग्यूमेंट टाइप में क्या आ जाएगा? आर्ग्यूमेंट टाइप इसकी हो जाएगी इंटीजर, जो कि होगी एम्प्लॉय की आईडी। वेरी गुड, अंदर आकर एक और फाइंडर कॉल होगा। यस, अंदर आकर एक और फाइंडर कॉल होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम कोड रहेगा, बस फाइंडर का नाम चेंज हो जाएगा। इस बार फाइंड बाय ई नेम की जगह क्या फाइंड करेंगे आप? इस बार आप फाइंड करेंगे फाइंड बाय आईडी करेंगे। पैरामीटर में ईएमपी डॉट गेट ई नेम की जगह सीधे पास करेंगे आप ईएमपी आईडी, और एल्स नल यहां भी रहेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि इस आईडी वाला एम्प्लॉय डेटाबेस में ना हो। क्लियर है? वेरी गुड। अब ये बताइए, अगर डेटाबेस में एम्प्लॉय नहीं हुआ तो ई में क्या आएगा? नल। करेक्ट। अगर ई में नल आएगा तो एक्सेप्शन देनी है, या नल नहीं आएगा तो एक्सेप्शन देनी है? गलत, नल आएगा तो एक्सेप्शन देनी है। नल नहीं आएगा तो एक्सेप्शन क्यों देंगे संदीप? नल नहीं आएगा इसका मतलब रिकॉर्ड मिल गया, तो रिकॉर्ड रिटर्न करेंगे। नल आएगा तो एक्सेप्शन देंगे ना कि एम्प्लॉय नहीं मिला। वेरी गुड, तो ये नॉट इक्वल टू बदल जाएगा एज डबल इक्वल टू, और ईएमपी ऑलरेडी एग्जिस्ट की जगह क्या आ जाएगा? ये आपकी सेकंड वाली क्लास, नो सच ईएमपी एग्जिस्ट एक्सेप्शन। तो यहां मैं कर दूंगा नो सच ईएमपी एग्जिस्ट एक्सेप्शन। मैसेज ऑफ कोर्स आपको चेंज करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा ईएमपी विद आईडी। यहां पे एक नेम वर्ड ऐड कर देता हूं मैं, वो अपन मिस, ईएमपी विद नेम। यहां आ जाएगा ईएमपी विद आईडी, यहां आ जाएगा एम्प्लॉय की आईडी विच इज ईएमपी आईडी, ऑलरेडी एग्जिस्ट बन जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। अब अगर इस इफ में नहीं गए, मतलब रिकॉर्ड मिल गया, बिल्कुल सिंपल, तो सीधे सीधे इसको कर दीजिए रिटर्न। क्लियर है? नो सच के लिए पैकेज कर लीजिए इसका इंपोर्ट। दोनों मेथड समझ आ रहे हैं? ये भी समझ में आ रहा है फाइंड बाय आईडी को डिक्लेयर क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि आईडी के फाइंडर मेथड जेपी रिपोजिटरी आपको ऑटोमेटिकली देता है। ठीक है, चलूं आगे। गुड। अब तीसरा जो मेथड बनाना है अपन को, वो बनाना है एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अपडेट करने वाला मेथड। फटाफट बताइए प्रोटोटाइप क्या होगी? जल्दी, चलिए थोड़ी मदद मैं कर देता हूं। फाइंड बाय आईडी विल रिटर्न ऑप्शनल, यस डेफिनेटली यस, फाइंड बाय आईडी विल रिटर्न ऑप्शनल, तभी तो अपन और एल्स लगा रहे हैं। ठीक है, चेक करिए ना इसके डिक्लेरेशन को, ये देखिए रिटर्न टाइप ऑप्शनल लिखी हुई है। क्लियर? चलूं आगे? नहीं विपिन, बुलियन नहीं होगा। समझो क्यों नहीं होगा बुलियन। एक्चुअल में ये वाला जो मेथड हम बनाने जा रहे हैं, जिसका काम है एम्प्लॉय को अपडेट करना, ये एम्प्लॉय को अपडेट कर देगा तो एक्नॉलेजमेंट रिटर्न करेगा कि एम्प्लॉय अपडेट हो गया है, रादर देन रिटर्निंग ट्रू। क्लियर? जैसे ऐड वाला रिटर्न कर रहा था ना एम्प्लॉय सेव हो गया है, बिल्कुल ऐसे ये रिटर्न करेगा एम्प्लॉय अपडेट हो गया है। तो रिटर्न टाइप इसकी स्ट्रिंग रख दी जाए। यस, रिटर्न टाइप इसकी स्ट्रिंग रख देते हैं, नाम रख देते हैं अपडेट ईएमपी। पैरामीटर क्या होगा? गलत, दो पैरामीटर होंगे। दो पैरामीटर होंगे, मतलब विपिन और इशू दोनों का जवाब कंबाइन कर लीजिए। दो पैरामीटर लेगा, एक तो ये लेगा ऑब्जेक्ट और एक ये लेगा आईडी। ऑब्जेक्ट वो है जो अपने साथ वो सारा डेटा लाएगा जो अपडेट होना है, आईडी वो है
जिस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अपडेट करना है। समझ आ रहा है? वेरी गुड। तो इसके दो पैरामीटर होंगे। पहला पैरामीटर अपन मान लेते हैं इसका एम्प्लॉय होगा, ठीक है, ईएमपी ले लेता हूं मैं, ठीक। और दूसरा पैरामीटर इसका इंटीजर ईएमपी आईडी होगा। आ रहा है समझ डिक्लेरेशन? दो पैरामीटर क्यों चाहिए इसको? ये होगा वो पूरा रिकॉर्ड जो पोस्टमैन भेजेगा, इसके अंदर सैलरी, नाम, सब कुछ होगा जो जो अपडेट करना है। बस याद रखिएगा आईडी अपडेट नहीं होगी। आईडी यूनिक है और ऑटो जनरेट हो रही है। आईडी हम लोग क्लाइंट से अपडेट नहीं करवाएंगे। गॉट इट? ओके। और ये वो आईडी है जिसके बेस पर सर्चिंग होनी है। ठीक, क्या करेंगे अंदर आकर? पहला काम, फाइंड बाय आईडी। ईएमपी से आईडी गेट करेंगे। नहीं उन्नति, कहां ईएमपी से आईडी गेट करेंगे? इस एम्प्लॉय से। देखो देखो, बिल्कुल क्या, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन अगर इस एम्प्लॉय से आईडी गेट करोगे तो आपको पोस्टमैन से आईडी पास करनी पड़ेगी रिक्वेस्ट बॉडी में। जबकि याद करिए, जब हम पुट रिक्वेस्ट फायर करते हैं तो जो आईडी होती है वो पाथ पैरामीटर के तौर पे पास होती है, बाकी का डेटा बॉडी में पास होता है। याद आया? है ना? तो जो आईडी पास होगी वो एज पाथ वेरिएबल हम पास करेंगे, इसलिए मुझे उसको अलग कैप्चर करना पड़ेगा, और बाकी मेरे को पास करना पड़ेगा एज रिक्वेस्ट बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी में पूरा एम्प्लॉय आएगा। चलूं आगे? डन? ओके। अब आ जाइए अपडेट ईएमपी पे। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करना है, यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल करना है। इसको तो कॉपी कर ही लेते हैं, पहले फाइंड तो करें, अगर हो तब तो अपडेट करेंगे, नहीं होगा तो अपडेट क्यों करेंगे? करेक्ट? वेरी गुड। अब सोच के बताइएगा, अगर ये इफ फॉल्स है तो मतलब एम्प्लॉय मिल गया है। गुड। अब क्या करूं? वेरी गुड। अब डेटा कॉपी करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा कॉपी। बिल्कुल करना पड़ेगा। देखो क्यों करना पड़ेगा। ये वाला जो एम्प्लॉय है जो आपको मेथड के आर्गुमेंट में मिल रहा है, ये क्लाइंट ने भेजा है, भेजा है। तो इमेजिन करिए इसके अंदर नया वाला ई नेम आया है, नया वाला ई नेम है अजय, और इसके अंदर नई वाली सैलरी भी आई है, सैलरी है 50,000.0। ये जो ई है ये डेटाबेस वाला एम्प्लॉय है जिसको अपडेट होना है। गॉट इट? तो अब मैं चाहूंगा कि ये जो हमारे पास डेटाबेस से एम्प्लॉय आया है, इस डेटाबेस वाले एम्प्लॉय के अंदर जो ई नेम है और जो सैलरी आई है, उस पे ये वाला ई नेम और सैलरी कॉपी कर दी जाए, है ना, और उसके बाद रिकॉर्ड सेव कर दिया जाए। करेक्ट? क्या लिख दूं, बोलिए? व्हाट शुड आई राइट? ई डॉट सेट ई नेम। वेरी गुड। क्या पास कर दूं यहां? वेरी गुड, यहां पास कर दूं ईएमपी डॉट गेट ई नेम। ठीक है, ई डॉट सेट सैल, पैरामीटर में ईएमपी डॉट गेट सैल। ठीक है, ये आपने इस एम्प्लॉय का डेटा इस ई के अंदर कॉपी कर दिया। आईडी चेंज करनी है, नहीं करनी है? आईडी चेंज करनी है, नहीं नहीं करनी है। अब क्या लिख दें अपन? अब अपन सीधे लिख दें ईएमपी रेपो डॉट सेव, पैरामीटर में क्या पास कर दें? पैरामीटर में पास कर दीजिए आप ई। क्लियर? ऑल गुड? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ई नेम अपडेट करने के बाद फिर से एम्प्लॉय, बिल्कुल सही है जसवंत, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो आप नाम भेज रहे हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकली सोचें तो रिकॉर्ड सेम अपडेट हो रहा है ना, तो आपके वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ऐसा लग रहा है एक नाम के दो एम्प्लॉय हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है? वेरी गुड। क्योंकि मैं उसी एम्प्लॉय को अपडेट कर रहा हूं जिसकी आईडी मैच हो रही है, तो डेटा उस एम्प्लॉय पे जाकर सेव होगा। हाँ, अगर इस नाम से पहले से कोई एम्प्लॉय हुआ तो डेफिनेटली कोड में मुझे चेक करना चाहिए कि ये नाम किसी और के नाम से मैच तो नहीं कर रहा है। तो ये करने के लिए आप एक और इफ यहां पे लगा सकते हैं। क्लियर? अभी के लिए कोड को सिंपल रखने के लिए मैंने उसको अवॉइड कर दिया है। क्लियर? वेरी गुड। बाकी आपने कहीं सही कहा, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो मैं नाम दूं वो किसी और के नाम से मैच कर जाए।
ठीक है, गुड। अब यहां मैंने ईएमपी रेपो में सेव कर दिया। अब फाइनली मेरे को रिटर्न कर देना है एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली, एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। ये आपकी स्ट्रिंग रिटर्न हो गई फ्रॉम योर सर्विस क्लास। बताएं तीनों मेथड्स में कोई डाउट, कोई क्वेरी? ऑल गुड, गुड। आप सर्विस को कॉल कौन करेगा? सर्विस को कॉल कंट्रोलर करेगा। अब चलिए ईएमपी कंट्रोलर के पास। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्लास। आवर नेक्स्ट क्लास विल बी ईएमपी कंट्रोलर। ठीक, फिनिश। बताइए ईएमपी कंट्रोलर के अंदर कौन कौन से एनोटेशंस लगेंगे? सोचो। वेरी गुड। एक तो लगेगा @REST कंट्रोलर, है ना, क्योंकि आप रेस्ट एपीआई बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हम यूआरएल्स बनाएंगे, याद रखिएगा उन सभी यूआरएल्स में जो हमारा बेस यूआरएल होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी कहा था कि आप जनरली बेस यूआरएल कॉमन रखते हैं, और हमारा बेस यूआरएल होगा /API/EMP। ठीक है, इसके बाद फिर /add /update /search ये आते रहेंगे, लेकिन इतना पार्ट हमारा कॉमन होगा। अगर इतना पार्ट कॉमन है तो ये रिक्वेस्ट मैपिंग से सेट करा जा सकता है। वेरी गुड। तो @REST कंट्रोलर के बाद रिक्वेस्ट मैपिंग का नोटेशन लगाते हैं अपन, और रिक्वेस्ट मैपिंग में क्या लिख देंगे? पैरेंथेसिस, डबल कोट्स में /API/EMP। यानी आप जितने भी यूआरएल्स आएंगे, जितने भी एपीआई कॉल्स आएंगे, उनकी शुरुआत एपीआई ईएमपी के साथ होगी। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर्टी से भी ले सकते हैं आप, नो इश्यूज इन दैट। हार्ड कोड नहीं करना है तो प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर कर दो। ठीक है, बट देन दैट विल रिक्वायर अनदर एनोटेशन प्रॉपर्टीज फाइल का डेटा पढ़ने के लिए। ठीक, बढ़ू आगे। गुड। अब किसका ऑब्जेक्ट बनेगा कंट्रोलर के अंदर? रेपो का, सर्विस का? वेरी गुड, सर्विस का। क्या लिखोगे आप यहां? आप यहां लिखोगे प्राइवेट ईएमपी सर्विस, प्राइवेट ईएमपी सर्विस, लेट्स कॉल इट सर्विस और मे बी जस्ट सर्व। ये हो गई आपकी कंट्रोलर के अंदर बीन डिपेंडेंसी। ठीक है, और इस बीन के लिए एक कंस्ट्रक्टर भी चाहिए आपको, तो एक कंस्ट्रक्टर अपन जनरेट करा देते हैं। ये आपका कंस्ट्रक्टर, सुपर की आपको जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए और जस्ट फॉर द रीडेबिलिटी पर्पस लगा दीजिए यहां पर @AutoWire। क्लियर हो गया यहां तक? चलूं आगे। गुड। अब मुझे सबसे पहले बनवाइए एम्प्लॉय ऐड करने की मैपिंग। मुझे एम्प्लॉय ऐड करना है, तो इसके लिए मुझे जो राउट बनाना है वो राउट कैसे बनेगा और मैपिंग कैसे होगी? पहले तो अपन राउट बनाते हैं। क्या होगा हमारे मेथड का नाम? सर व्हाई वी आर नॉट इंजेक्टिंग द डिपेंडेंसीज यूजिंग @AutoWire? विच डिपेंडेंसी नमन? कौन सी डिपेंडेंसी की बात कर रहे हो? माइक ऑन करो। क्लियर? ओके ओके ओके, नो इश्यूज। चलिए आगे बढ़िए। तो मैंने कहा अब मुझे एक मेथड बनवाइए। फील्ड लेवल, बट फील्ड, हाँ फील्ड लेवल पे कर सकते हैं आप, बट वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना अगेन, इसलिए मैंने कहा। हाँ जी बोलिए। अब मुझे अगला मेथड बनाना है जो रिकॉर्ड ऐड करेगा। सबसे पहले तो मेथड का डिक्लेरेशन दे दीजिए। क्या मेथड का डिक्लेरेशन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे सर्विस में है? जो सर्विस का ऐड है बिल्कुल वैसा ही कंट्रोलर का ऐड होगा। वेरी गुड। बस कंट्रोलर के ऐड में दो चीजें एक्स्ट्रा होंगी। होंगी? वेरी गुड। नहीं विपिन, अभी के लिए अपन स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, फिर अपन एक्सेप्शन के साथ आएंगे, तब अपन इस पे रिटर्न वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, अभी प्लेन स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे अपन, उसके बाद इसको अपडेट करेंगे। तो मैं कह रहा था यही प्रोटोटाइप होगी क्या आपके कंट्रोलर के ऐड की? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्शन एक टेक्निक होती है जावा में रजत, जिसके थ्रू स्प्रिंग प्राइवेट डेटा मेंबर्स को गेट कर लेता है आपकी क्लास के।
लेकिन प्राइवेट डेटा मेंबर्स को गेट करने के लिए जो वो कोड एग्जीक्यूट करता है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है और इनसिक्योर भी माना गया है उस कोड को। इसलिए कहा गया है जहां तक हो सके रिफ्लेक्शन से आप दूर रहें। ठीक है। हाँ जी, तो मैं कह रहा था ये वाला जो हमारा डिक्लेरेशन है ये सेम रहेगा, काफी हद तक सेम रहेगा, बट इसमें दो चीजें चेंज होंगी। नंबर वन, ये जो पैरामीटर आ रहा है क्या ये पोस्टमैन से आएगा? यस। अगर पोस्टमैन से आएगा तो क्या आप चाहेंगे कि स्प्रिंग पोस्टमैन द्वारा भेजे गए जेसन डेटा को आपके एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दे? बिल्कुल चाहेंगे। और इसके लिए आप इसके पहले लगाएंगे @request body, लगाएंगे @request body। करेक्ट। ये लगाकर आप स्प्रिंग को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो भी डेटा क्लाइंट से आए वो डेटा ऑटोमेटिकली इस ईएमपी ऑब्जेक्ट के हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे। करेक्ट। करेक्ट। इसके अलावा एड ईएमपी के ऊपर मैपिंग देनी होगी। यस, और वो मैपिंग होगी हमारी @post मैपिंग। ठीक है, बेस यूआरएल आपने सेट कर ही दिया है। ऐड करने के लिए इसमें बस /ऐड। क्लियर? वेरी गुड। अब अंदर क्या करोगे ये बता दो। अंदर एक लाइन का कोड लिखना है बस, जस्ट वन सिंगल लाइन। बिल्कुल ठीक। ना ना ना, रिटर्न के साथ, डायरेक्ट नहीं ना, रिटर्न सर्व डॉट फॉलोड बाय एड ईएमपी। तो आप देखिए स्प्रिंग की पावर, पोस्टमैन भेजेगा जेसन डेटा, स्प्रिंग का रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन जेसन डेटा को कन्वर्ट कर देगा इनटू ईएमपी ऑब्जेक्ट। किसकी मदद से? स्प्रिंग इंटरनली कोई लाइब्रेरी यूज करता है इस काम को करने के लिए? वेरी गुड। जय किशन नहीं, जैक्सन। सही। हाँ, जैक्सन, वेरी गुड। अगर जेएसपी पर शो करते तो यहीं पर फॉरवर्ड कर देते। हाँ जी, हाँ जी। अगर जेएसपी पर शो करते तो यहीं पे फॉरवर्ड कर देते आप, यहीं से रिक्वेस्ट चली जाती जेएसपी के पास या टाइम लीफ के पास। क्लियर? और वैसे देखा जाए तो ना जेएसपी पे शो करेंगे ना टाइम लीफ पे, करना चाहिए रिएक्ट पे। सही है। और रिएक्ट पे करते तो क्या चेंज आता? अगर फ्रंट एंड पे रिएक्ट लगी होती तो एड ईएमपी में क्या चेंज आता? कोई चेंज नहीं आता। यही तो मजेदार बात है। रिएक्ट को यही डेटा जाता और रिएक्ट उसे अपने लेवल पे हैंडल करती, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही तो अच्छी बात है स्प्रिंग के लिए। फ्रंट एंड पे आप कोई भी यूज कर लो लाइब्रेरी फ्रेमवर्क, स्प्रिंग का जो जेसन रेस्पॉन्स या स्ट्रिंग रेस्पॉन्स है वो सेम रहेगा। बस अगर आप रिएक्ट यूज कर रहे हो तो रिकमेंडेड ये रहेगा कि ये जेसन रेस्पॉन्स आप रिटर्न करें। ये जेसन रेस्पॉन्स नहीं है ना, प्लेन स्ट्रिंग रेस्पॉन्स है ना, तो प्रोजेक्ट में हम इसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे। चलो आगे, डन। वेरी गुड। ये हो गया आपका एड ईएमपी। ठीक है, अब आपका टास्क है बाकी के दो मेथड बना के ले आइएगा। बना लाएंगे? गेट और अपडेट के कंट्रोलर मेथड्स बन जाएंगे मैपिंग के साथ। तो अगले लेक्चर में अपन इसको कंक्लूड कर देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग। अभी अभी अपन ने अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाई कि नहीं लगाई? नहीं लगाई। आपने सिर्फ अपनी एक्सेप्शन क्लास बनाई है, हैंडल करा है आपने एक्सेप्शन को? नहीं करा है, सिर्फ थ्रो करके छोड़ दिया है। हैंडल कहां करा है आपने? तो हैंडल स्प्रिंग करेगा। यस, इसे हैंडल स्प्रिंग करेगा। और वही तो देखना है कि स्प्रिंग जब करेगा तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, और वही प्रॉब्लम दूर करेंगे अपन अगले लेक्चर में यूजिंग कंट्रोलर डिवाइस। सर जो ऐप में 9K का स्प्रिंग कोर्स है उसमें बहुत मॉड्यूल्स कवर है क्या? आर्यन मैं चेक करके बता पाऊंगा आपको। मैं एक बार चेक कर लूं फिर आपको अगले लेक्चर में अपडेट करता हूं, क्योंकि ऐप मेंटेन दूसरी टीम करती है। लेक्चर्स मेरे होते हैं बट उसे मेंटेन दूसरी पार्टी करती है, दूसरी टीम करती है। तो मुझे उनसे पूछना पड़ेगा उन्होंने क्या क्या कंटेंट अपलोड करा है। ठीक है, आप एक दिन रुक जाइए, मैं बताता हूँ आपको। या फिर आप परमजी सर से बात कर लीजिएगा, उनके नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आप बात कर लीजिएगा सर से। ठीक है, मैं आपको नंबर दे रहा हूं, आप सर को कॉल कर लीजिएगा। जस्ट मोमेंट। ठीक है, मैं सर का नंबर शेयर कर रहा हूं। आपको कोई भी बात रिगार्डिंग एनी टॉपिक, ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, पूछ लीजिएगा आप सर से। जी 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 आर्यन, मैंने खत्म कर दिया, उसी का तो ये प्रोजेक्ट हो रहा है।
जी राहुल, ये पूरा प्रोजेक्ट फ्री है, क्योंकि हमने कमिट करा था कि इस प्रोजेक्ट को हम फ्री करेंगे, तो ये प्रोजेक्ट सबके लिए फ्री है। बस यूट्यूब पे पूरा फ्री अपलोड नहीं होगा, ठीक है? एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर ये पेड हो जाएगा। अभी के लिए लाइव क्लास फ्री है। आप अगर लाइव अटेंड करते हैं तो कोई चार्ज नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लेंगे तो मे बी ऐप पे जाने के बाद इसका चार्ज हो जाए। हाँ हाँ, फाइल वगैरह सब शेयर करूंगा। आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं करा क्या, जो अफरोज सर ने बोला था? कर लिया? उस पे सारा कंटेंट आएगा, उसी पे सब आएगा, उसी पे सब आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन फ्राइडे। ये दो मेथड्स बना के ले आइएगा, उसके बाद विल मूव फर्दर। हाँ जी नितिन बोलिए, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको, बोले। हेलो। जी नितिन बोलिए। ये सर आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ नितिन बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि अपन ने ये एक्सेप्शन थ्रो की है। हम्म, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोले। एक्सेप्शन थ्रो की है, आगे। सर एक सेकंड, एक्चुअली वॉइस थोड़ी स्लो आ रही, जस्ट अ सेकंड। मुझे क्लियर आ रही है आपकी आवाज। आप लोग को वॉइस स्लो आ रही है क्या? बाकी लोग प्लीज बताएं। क्लियर है? नितिन आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, बोलिए। ओके। सर एक्सेप्शन थ्रो की है, तो अभी अपन ने जैसे इसको हैंडल नहीं की है, अगर अपन जैसे कोई फ्रंट एंड लाइब्रेरी या कुछ यूज करते हैं हाँ, तो वो भी हमें अपने पहले पे हैंडल करना पड़ता। जी, तो सर बिल्कुल। ये मतलब अपन को यूजर को हाँ, एज अ मतलब प्रॉपर मीनिंगफुल मैसेज दिखाना चाहिए या फिर उसको दिखाना टर्मिनेट चाहिए, कर देना बिल्कुल चाहिए? दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, हम्म। ये तरीका नहीं है एक्सेप्शन हैंडल करने का। मैंने कहा ना लेक्चर की शुरुआत में, एक्सेप्शन तीन तरह से हैंडल होती है। एक, हम्म। आप बूट को एक्सेप्शन हैंडल करने दें, तो इस वक्त हमारे लिए स्प्रिंग बूट एक्सेप्शन हैंडल करेगा। ओके। और जब स्प्रिंग बूट करेगा तो देखो, अगले लेक्चर का तुम आउटपुट पहले ही देख लो। जी सर। ये कोड जब रन होगा और पोस्टमैन इसको एक्सेस करेगा तो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। ये आएगा जब एक्सेप्शन आएगी तो। ओह। अब ये पूरा मैसेज कौन जनरेट कर रहा है? इसमें मैसेज हमारा है, देखो अगर तुमको ये जो मैंने हाईलाइट करा, हमने भी कुछ ऐसा ही लिखा है ना। यस। ये एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो बाकी की इंफॉर्मेशन आ रही है, स्टैक ट्रेस, ये पूरा हम्म। फूड जनरेट कर रहा है। ये स्टैक ट्रेस जो एंड यूजर है, उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है ना तुम्हारी बैकएंड टेक्नोलॉजी के बारे में। यस सर। ये हमें बचाना है। तो ये मैं सिखा रहा हूं कि अगर अपन नहीं लगाते हैं अपनी तरफ से कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म, तो स्प्रिंग ये आउटपुट देता है। ओके सर, जैसे कि अब अपन ने इस एक्सेप्शन थ्रो की है, हाँ अपन ने जो प्रोजेक्ट किया था गैजेट हब एप्लीकेशन, हाँ, तो उसमें लाइक अपन इसको एज अ कुछ एरर मैसेज भी हैंडल कर सकते हैं विदाउट एक्सेप्शन थ्रो, तो वो क्यों जरूरी है सर कि लाइक अपन एक्सेप्शन ही थ्रो कराएं ऐसे केस में? मतलब इसमें अपन ने थ्रो क्यों यूज करा है ऐसा? ये सर मतलब अपन हैंडल भी कर दो सकते थे कि कारण। रिकॉर्ड नॉट फाउंड। पहला जी। कारण, ये जो आपका कोड है, ये आपके कोड का बिजनेस लॉजिक है, या ये आपके कोड की एक्सेप्शनल कंडीशन है? बिजनेस लॉजिक है सर। नहीं है बिजनेस लॉजिक, ये आपके कोड की एक्सेप्शनल कंडीशन है। क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर एम्प्लॉय इसी नाम से एग्जिस्ट करे तो आपका प्रोग्राम एरर दे, एक्सेप्शन दे। ये बिजनेस लॉजिक नहीं है, राइट? ये एक्सेप्शनल कंडीशन है, क्योंकि क्वेश्चन में ही था। दूसरी बात, अगर हम्म। मैं थ्रो यूज नहीं करूंगा, हम्म। कंट्रोलर एडवाइस की बात कर रहा हूं ना, वो यस सर। काम करेगा। वो एनोटेशन काम ही तब करेगा जब आप एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, ओके। उसको काम। और दूसरी बात, एक्सेप्शन थ्रो कहां से होगी और हैंडल कहां होगी? थ्रो सर्विस से होगी। और हैंडल कौन करेगा? कंट्रोलर। कंट्रोलर करेगा। तभी कंट्रोलर, नाम ही देखो एनोटेशन का क्या है, कंट्रोलर हम्म। एडवाइस, वो काम ही तब करेगा। सर जब भी लाइक सर्विस मेथड्स में, किसी भी सर्विस मेथड्स में कोई एक्सेप्शन अपन थ्रो कर रहे हैं, देन कंट्रोल के पास कंट्रोलर आएगा, बिल्कुल, देन वी कैन डिसाइड कि बिल्कुल, बिल्कुल। अभी बताओ, ये स्प्रिंग ने बोला है आपको ऐसा करने को, कैसा सर? है ना? ये कि यस सर्विस में यस। एक्सेप्शन करो और कंट्रोलर में हैंडल करो। इसी से आप याद करो, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था तो मैंने कहा था स्प्रिंग ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क है। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम सर्विस में भी तो हैंडल कर सकते हो, स्प्रिंग यस। में नहीं कर सकते हो, तुम्हें कंट्रोल करना है, नहीं तो मैं नहीं करूंगा हैंडल। जी सर। दिस इज ओपिनियनेटेड। ओके। और सर जैसे कि अभी अपन ने इंडिविजुअल क्लास अपन बना रहे हम्म, हैं फॉर एन एग्जांपल, बट लाइक अपन जनरलाइज क्लास बनाते, एक्सेप्शन अलग कर दें, ऐसा कर सकते हैं।
मतलब एक क्लास के अंदर अपन मेथड्स बना सकते हैं, क्योंकि अगर मल्टीपल एक्सेप्शन रहेगी बड़े मेथड प्रोजेक्ट नहीं में। बना सकते, मेथड नहीं, ऑब्जेक्ट को पैरामीटराइज होना पड़ेगा। अगर आप जावा में एक्सेप्शन क्लासेस इनहेरिट करते हो तो आपको पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ता है। वही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपके द्वारा भेजे गए मैसेज को एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है। अच्छा अच्छा, ओके। एक्सेप्शन लर्निंग का थोड़ा सा रिवाइज करो, जावा में अपनी एक्सेप्शंस बनाते हैं तो बैकग्राउंड में क्या चलता है, नहीं तो फिर मैं अगली क्लास में पूरी डिटेल समझाता हूँ आपको कि क्यों ओके सर, क्लास ही बनाई, मेथड क्यों नहीं बनाया। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए तो मिलते हैं फ्राइडे, ठीक है, सेम टाइम। सर कंट्रोलर का बीन खुद ही बन जाएगा। रेस्ट कंट्रोलर लगा रहे हैं ना अपन, रेस्ट कंट्रोलर लगा रहे हैं तभी तो बनेगा। रेस्ट कंट्रोलर ऑटोमेटिकली आपके लिए बीन क्रिएट करवा देगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।